हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि बिज़नेस हम कैसे करते हैं, बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस कैसे किया जाता है, कौन करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव is the starting point of business. Every business is directed to achievement of certain objectives. हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस का। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने ये तो सोचा होगा कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे। आप बिजनेस कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो। किसी भी बिज़नेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बिजनेसमैन ये सोचे कि वो अपना बिज़नेस कहाँ तक ले जाना चाहता है, कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करेगा। इट रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट्स टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। एक बिजनेसमैन जितनी भी मेहनत कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है, तो वो रिटर्न में क्या चाहेगा, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब रिटर्न में क्या चाहेगा, वो पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। सो प्रॉफिट क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट हमारा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब प्रॉफिट कमाना ही बिजनेसमैन का इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस का काम नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट कमाने से बिजनेस नहीं चलता। प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो है, बट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब बिजनेसमैन बस यही थोड़ी चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, वो ये भी चाहेगा कि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसके मार्केट में उसकी बिजनेस की रेपुटेशन हो, उसके वर्कर अच्छा काम करें। सो बस प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनरली इट इज़ प्रज्यूम दैट अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सोल objective of every business as it is the source of. जनरली पहले से ही प्रज्यूम किया जाता है कि बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। पर ऐसा क्यों माना जाता है कि बस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बस प्रॉफिट कमाना ही है, पैसा कमाना ही है? क्योंकि ये इनकम का सोर्स है। क्या है? इनकम ऑफ बिजनेस है। इनकम का क्या है, हमारा सोर्स है। फाइनेंसिंग ऑपरेशन, इससे हमें फाइनेंस मिलता है, हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस ऑपरेशंस को कर सकते हैं। इंडिकेट द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, ये इंडिकेट करता है कि हमारा बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है। सोसाइटीज़ अप्रूवल, सोसाइटीज़ के अप्रूवल के लिए। बिल्डिंग अप रेपुटेशन, अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बनाने के लिए। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आगे हम देखते हैं हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के कुछ और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो पहला क्या है, मार्केट स्टैंडिंग। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अ बिजनेस एंटरप्राइज must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customer. अब मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, मार्केट में उसकी एक अच्छी पोजीशन हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में पहचाना जा रहा हो या नहीं पहचाना जा रहा है। वो ये चाहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफर पे दे सके। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। बिजनेसमैन चाहता है कि हर साल वो कुछ न्यू आइडिया लेके आए अपने कस्टमर्स के लिए और कुछ नए मेथड्स के साथ आए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के दो काइंड्स होते हैं। पहला इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, दूसरा इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेट करना
और अपने स्किल्स और एक्टिविटीज़ को कुछ नए तरीके से करना जिससे कि प्रोडक्ट की सप्लाई में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज एसर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़े। नेक्स्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक plants, machines, offices, etc. and financial resources, that is funds, to be able to produce and supply goods and services to its customer. हर बिजनेसमैन को फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लांट्स की, मशीन्स की, ऑफिस की। अब उसको अपने ऑफिस बिजनेस को चलाने के लिए प्लांट्स, मशीन की ज़रूरत तो पड़ेगी, और उसको वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन कर सके, उनकी सप्लाई कर सके अपने कस्टमर्स को, तो उसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, फंड्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अर्निंग प्रॉफिट आप समझ ही रहे होंगे, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो। कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस तो नहीं करेगा कि उसको प्रॉफिट नहीं होगा। हर बिजनेसमैन यही सोचेगा कि उसको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट क्या है हमारा प्रॉफिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए उसके मैनेजर्स की परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर बिज़नेस के लिए मैनेजर्स ज़रूरी होते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके, उनको कंडक्ट कर सकें। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजर के परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। Workers' performance and attitudes determine their contribution towards productivity and profitability of any enterprise. वर्कर का परफॉर्मेंस क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है। उन वर्कर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़रूरी है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होना ज़रूरी है अपने काम को लेके, जिससे कि वो जिसकी वो प्रोडक्शन कर सके, अपने एंटरप्राइज को कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. अब वो जिस सोसाइटी में काम कर रहा है उस सोसाइटी की तरफ भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी के रिसोर्सेज को लेके उसकी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करे और सोसाइटी के साथ अच्छे से बिहेव करे। ये क्या होती है? बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बिजनेस रिस्क क्या है कि आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा हो या फिर उससे कम हो, या ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ही ना हो, आपको लॉस हो जाए। सो जो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो क्या है? रिस्क है। अब बिजनेस में रिस्क क्यों होता है? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड क्यों चेंज हो रही है? अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, माने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो डिमांड हमारी उसकी कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड हमारी उसकी बढ़ जाएगी। तो या फिर ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स के टेस्ट में भी चेंज आ जाए या फिर फैशन में चेंज आ जाए। सो इससे क्या होगा? हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो डिमांड का चेंज होना क्या हुआ? ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। हमें नहीं पता कि डिमांड बढ़ेगी या डिक्रीज़ होगी। इससे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है और
लॉस भी हो सकता है। सो ये क्या है, हमारा रिस्क है। अब बिजनेस रिस्क हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? These risks arise due to changes in market conditions, including fluctuations in demand and supply, changes in price, और changes in fashion and taste of consumers। ये हमारे रिस्क कैसे होते हैं? ये रिस्क हमारे मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारी डिमांड में चेंजेस हो गई, सप्लाई में चेंज हो गई, या फिर हमारे प्राइस में कुछ चेंजेस हो गया, फैशन में चेंज हो रहे हैं, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन से रिस्क होते हैं हमारे? ये हमारे स्पेक्युलेटिव रिस्क होते हैं, जिसमें हमारा लॉस भी हो सकता है और जिसमें हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्योर रिस्क। दिस रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। देयर अकरेंस मे रिजल्ट इन लॉस, whereas नॉन अकरेंस मे एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें हमारा रिस्क ही रिस्क है, या तो नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। अगर ये रिस्क होता है तो लॉस होगा, अगर नहीं होता तो लॉस नहीं होगा। ऐसी कोई एक कंडीशन बताओ जिसमें लॉस होगा या नहीं होगा लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस कब आती हैं? जब अर्थक्वेक आए, फ्लड हो, सुनामी। अगर अर्थक्वेक आए तो लॉस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होगा। अर्थक्वेक आने से हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। या तो नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा प्योर रिस्क होता है। सो स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होता है? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। हमारे बिजनेस का नेचर कैसा होता है, रिस्क हमारे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमारा बिजनेस कब होता है? जब हमें अनसर्टेन होता है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज होती है, मतलब नॉलेज की कमी होती है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। हमें अनसर्टेन होते हैं, मतलब नहीं पता कि क्या होगा। या तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर हमें लॉस भी हो सकता है। ये अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं? या तो नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से हो जाए, या फिर हमारी डिमांड्स या प्राइसेस में चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम फ्यूचर को लेके सर्टेन नहीं है ना, कि हमें नहीं पता कि क्या होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। सेकंड है रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क होता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस, सब बिजनेस में रिस्क होता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क होगा ही होगा। रिस्क हमारा वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो हमारा रिस्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे बिजनेस के नेचर पे और उसके साइज़ पे। मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप किस में डील्स करते हैं? आप फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं। तो ठीक है, तो ये फैशनेबल आइटम्स में आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क कैसा होगा? यहाँ पे आपका हाई डिग्री ऑफ रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि फैशन है ना, आप फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहे हो। फैशन आज है, कल नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। तो हमारा रिस्क इस पर डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे और उसके साइज पे। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। No risk, no gain is an age-old principle which applies to all types of business. Greater the risk involved in a business, higher is the chance of profit. No risk, no gain, ये एक हमारा ओल्ड एज प्रिंसिपल है जो कि हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है तो कोई गेन भी नहीं होगा। बिजनेस है, रिस्क है, आपको लेना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। हमारे बिजनेस रिस्क क्यों होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं? नेचुरल कॉजेज की वजह से होते हैं, ह्यूमन कॉजेज की वजह से होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो या फिर कोई अदर कॉजेज जिससे हमें बिजनेस रिस्क होते हैं। अब नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं?
Natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rain, famine, etc. These result in heavy loss of life, property and income in business. कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, तो इससे क्या होगा? लॉस होगा, रिस्क है ये, इससे हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हो सकता है. तो ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे नेचुरल कॉजेज होते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक dishonesty, carelessness or negligence of employees, stoppage of work due to power failure, strike, riots, management inefficiency, etc. ह्यूमन कॉजेज़ कौन से होते हैं हमारे? वो कॉजेज़ जो ह्यूमन से हो, मतलब या तो आपको कोई बिजनेस में धोखा दे दे तो आपको लॉस हो जाएगा, या फिर आपकी किसी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस और केयरलेस की वजह से आपको लॉस हो सकता है, या फिर आपका काम रुक जाए, दंगों की वजह से आपका काम रुक जाए, या पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, या फिर आपकी कोई मशीन ख़राब हो जाए, या फिर आपके पास सफिशेंट मैनेजमेंट नहीं है, वर्कर्स नहीं है कि आपका वो काम पूरा कर सके. तो हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन कॉजेज होते हैं. इनसे भी हमें रिस्क होता है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज. These include uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, changes of technology or method of production, etc. इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से होते हैं? वो कॉजेज़ जो क्या होते हैं? डिमांड से रिलेटेड होते हैं. मान लीजिए हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ गई, कम भी हो गई, ये सब क्या होता है? हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं. आपके प्राइस, आपके कंपटीशन के प्राइस बढ़ जाएं, या फिर आपको अपने कस्टमर से कोई पैसे लेने हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज़ में आते हैं. अदर कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे? दीज आर अनफॉर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन, एक्सेट्रा. अदर कॉजेज़ क्या होते हैं हमारी? अनफॉर्सिन होते हैं. मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है आपके बिजनेस में, यहाँ पे कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाए, आपका बॉयलर बर्स्ट हो जाए, कोई भी फ्लक्चुएशन, रेट में चेंजेस हो जाए, ये सब हमारे किस में आते हैं? अदर कॉजेज़ में आते हैं. इससे भी क्या होता है? हमें रिस्क होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस. आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो थोड़े बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको कंसिडर करना ही होता है, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर ऑफ अ न्यू बिजनेस इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस. He will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of great amount of profit. तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हो. आप फैशनेबल आइटम्स का बिज़नेस करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करना चाहते हो, आप किसका बिज़नेस करना चाहते हो, आपके बिज़नेस का क्या टाइप है, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो. आप वो बिज़नेस देखोगे जिसमें आपको आगे जाके प्रॉफिट हो. तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम अपने बिज़नेस की लाइन को सेलेक्ट करें. हमें किस चीज़ का बिज़नेस करना है, हमें पहले ये सेलेक्ट करना होता है. नेक्स्ट हमें देखना होता है साइज़ ऑफ द फर्म. Size of the firm or sale of its operation is another important decision to be taken at the start of the business. Some factors favor a large size, whereas others tend to restrict the scale of operation. दूसरा फैक्टर जो हमें कंसीडर करना होता है वो होता है हमारे फर्म का साइज़. एंटरप्रेन्योर को ये देखना होता है कि उसके बिज़नेस का क्या साइज़ है, वो अपने बिज़नेस का क्या साइज़ रखना चाहता है. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसके फेवर में होंगे, जो लार्ज स्केल पे आपका बिज़नेस होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके स्मॉल स्केल पे बिज़नेस होगा. तो बिज़नेसमैन का दूसरा काम यही होता है, वो इस दूसरे फैक्टर को कंसीडर करे कि उसका बिज़नेस का साइज़ क्या है, वो बड़े स्केल पे करना चाहता है या स्मॉल स्केल पे करना चाहता है. नेक्स्ट है चॉइस ऑफ form of ownership. The businessman organization may take the form of a sole proprietorship, partnership और a joint stock company. नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या होता है? बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने कैसे फॉर्म, बिजनेस की कौन सी फॉर्म में रहना चाहता है. या तो वो सोल प्रोप्राइटर में रहे, या तो वो किसी के संग पार्टनरशिप में आ जाए, या फिर कंपनी के जॉइंट स्टॉक में ले. मतलब या तो वो अपने खुद का बिजनेस चला अकेले का, सोल प्रोप्राइटरशिप करे, या फिर वो किसी को अपने बिजनेस में अपना पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप में आ जाए. तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसके बिजनेस की फॉर्म क्या होगी. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. An important factor to be considered
at the start of the business is the place where the enterprise will be located. Any mistake in this regard can result in high cost of production, inconvenience in getting right kind of production inputs or services, the customer availability of raw material. नेक्स्ट होता है हमारा लोकेशन देखना। हमारे बिज़नेस के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको ये देखना होगा कि आप जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो वो कहाँ पे स्टार्ट करोगे, उसकी लोकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि आप कहीं सिटी से दूर अपना बिज़नेस लोकेट कर लो, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको आपके गुड्स की प्रोडक्शन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रॉ मटेरियल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ट्रांजिट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। आप कैसे किसी भी लोकेशन पे अपना बिज़नेस नहीं बना सकते। आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी कि वो आपके बिज़नेस के लिए सूटेबल है या नहीं है, वरना आपको इनकन्वीनियंस बहुत होगा। कैसे ट्रांसपोर्ट, कैसे आप रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करोगे, कैसे अपने गुड्स को इधर से उधर लेकर जाओगे, नहीं कर सकते ना। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। Financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. अब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, बिज़नेस क्या मांगता है हमारा, इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिज़नेस फंड मांगता है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी क्या हुई, वो हमारी कैपिटल हुई। तो हर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिज़िकल फैसिलिटीज़। Availability of physical facilities including machines and equipment, building and supportive service is a very important factor to be considered at the start of a business. आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको बिज़नेस को चलाने के लिए आपके पास मशीन्स होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, तभी तो आपका बिज़नेस चलेगा। ये क्या होती है, हमारी सपोर्टिव सर्विस होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। नेक्स्ट है plant layout. Once the requirement of physical facilities has been determined, the entrepreneur should draw layout plan showing the arrangement of these facilities. अब आपने फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई, फिर बिजनेसमैन क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा कि कैसे उसको अपनी वो इक्विपमेंट्स को, कैसे अपने मशीन्स को अरेंज करना है। उन सब के लिए उसे एक प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। एवरी एंटरप्राइज needs competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired output. हर एंटरप्राइजेस को एक वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, उसको एक वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कि उसके प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, उसकी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो एक डिज़ायरेबल आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम अ नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। टैक्स प्लानिंग, हर बिज़नेस को टैक्स प्लानिंग करनी होगी। हर बिजनेसमैन को टैक्स प्लानिंग करके चलनी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना, तो आपको उसके लिए टैक्स प्लानिंग करके चलनी है स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। The entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign. अब आपका बिज़नेस रेडी हो गया, ठीक है, अब आप अपने बिज़नेस को लॉन्च भी तो करोगे। कैसे करोगे, कैसे पता पड़ेगा कस्टमर को कि आपने किस चीज़ में डील कर रहे हो। आपका बिज़नेस भी है, आपका बिज़नेस किस नाम से है, कस्टमर्स को कैसे पता पड़ेगा। तो आपको अपने बिज़नेस को लॉन्च करना होगा, आपको एक अपना कैंपेन चलाना होगा, आपको सेल प्रमोट करनी होगी, आपको प्रमोशंस करने होंगे, आपको एडवर्टाइज़ करना होगा अपने बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए। तो ये हमारे बेसिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये फैक्टर कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ये हमारे बेसिक फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।